नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। इटली में G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और जिस समय हम यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कुछ समय बाद तो वो लैंड भी करने वाले हैं। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा इस बात की हो रही है कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, वो जितने भी राष्ट्र प्रमुख पहुँच रहे हैं, उनका हाथ जोड़ कर के अभिवादन कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। और जाहिर है, जब G20 सम्मेलन में यहाँ नई दिल्ली आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट में ठीक इसी अंदाज में एक स्थान पर खड़े होकर आने वाले सारे मेहमानों का हाथ जोड़ कर के अंग वस्त्रम उनको पहना करके स्वागत किया था। और जब G20 सम्मेलन में पहली बार सब लोगों की एंट्री हो रही थी, तब भी आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी एक हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रतीक के पास खड़े होकर के सबकी अगवानी भी कर रहे थे और सबको इंट्रोड्यूस भी करा रहे थे कि उनके बैकग्राउंड में क्या है। कोणार्क का वो प्रतीक चिन्ह था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेलोनी जिस तरीके से हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन कर रही हैं, वो बहुत फनी सा भी है और सबको चौंका भी रहा है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में ही है कि हाथ जोड़ करके आप सबका अभिवादन करो। कुछ और देशों में भी हो सकता है, लेकिन इसको मूलतः भारतीय संस्कृति का ही प्रतीक माना जाता है। और कोविड काल में ये खूब चला था। कई देशों में इसको अंगीकार कर लिया गया था, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही थी कि हाथ नहीं मिला सकते और गले भी नहीं मिल सकते हैं। तो हाथ जोड़ करके कई राष्ट्र प्रमुख उस समय एक दूसरे का अभिवादन अभिनंदन करते हुए देखे गए थे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी और मेलोनी को लेकर के जो ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम बनाए जाते हैं, मजे लिए जाते हैं, और क्या ये दोनों राष्ट्र प्रमुख यानी हमारे प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री भी इस पर मजे लेते होंगे कि किस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, या ऐसे ही लेते होंगे अगंभीर तरीके से? कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से मना कर दिया। उसका कहना है कि हमारे पास तो अतिरिक्त पानी ही नहीं है कि हम दिल्ली को पानी दें। तो क्या ये साइड इफेक्ट हैं जो दोस्ती टूटी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की? इसके अलावा कर्नाटक से भी ये खबर आ रही है, येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, और इस उम्र में अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाए कांग्रेस सरकार को। क्योंकि आंध्र प्रदेश में हम देख चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी एक गलती कर चुके थे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने की, और चंद्रबाबू नायडू ने अब 95% सीट जीत करके सत्ता में वापसी की है। एक और घटना हुई है। घटना ये है कि हमारे 12 फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती आई है कि साहब, अगर आपको फिल्म और उसका कंटेंट पसंद नहीं है, विषय पसंद नहीं है, तो आप ना देखें, हम तो फिल्म को नहीं रोकेंगे। वो अगर हमारे 12 फिल्म पर रोक लगा रही है तो इस पर चर्चा स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से एक के बाद एक, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है उसी दिन से अटैक हो रहे हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अनुपम जी, सबसे पहले तो हम कुछ दर्शकों को चित्र दिखाएं जरा मेलोनी के, जो वहां पहुंचने वाले राष्ट्र प्रमुखों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत सत्कार कर रही हैं। और ये अपने आप में बहुत फनी भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में
ये परंपरा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कर रही हैं। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। आपकी राय क्या है इसको लेकर के? देखें, ये बात सिर्फ मेलोनी की नहीं है। उन्होंने तो जो किया वो किया ही। एक बड़ी बात ये है कि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनको नमस्ते करके ही जवाब भी दिया। और बात नमस्ते की नहीं, देखें आप, आपने देखा होगा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से उन्होंने भारतीय संस्कृत का कुछ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक उसका बढ़ावा किया। और आप सऊदी अरब में लोगों को योग करते देख रहे हैं। आप सऊदी अरब में, आप मुस्लिम कंट्रीज में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, संयुक्त मतलब जहां पे आपका संयुक्त अरब अमीरात में आप लोगों को प्राणायाम करते देख रहे हैं। तो योग आ गया, प्राणायाम हो गया, सूर्य नमस्कार करते देख रहे हैं। इन सबके आगे अगर आप देखेंगे तो मेलोडी का नमस्ते आपको बहुत छोटा लगेगा। इन सब चीजों के आगे मतलब मेलोडी का ये नमस्ते वाली जो चीज है, तो ये जो नमस्ते और नमस्कार वाला है, ये सब उसमें कोविड में भी चला था, अगर आपको याद हो। कोविड में भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने नमस्ते का एक अम, वो इसको अपनाने की कोशिश की थी, जब वहां पे हाथ मिलाने और टच करने के लिए मना किया जा रहा था। और नमस्ते तो बहुत छोटी चीज है। आपने तो एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को पैर छूते भी देखा है। जी हाँ। आपने एक विदेशी विदेशी पॉप सिंगर को एक आपने स्टेज पे नरेंद्र मोदी की पैर छूते देखा है। तो ठीक है, अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, देखिए मेरा अपना मानना है। अक्सर मेरे को लोग कहते हैं आप ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, मैं भाई, मैं अपनी अपना इंटरप्रिटेशन तो कम देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं तथ्यों तक रहूं। तो अगर मेलोनी नमस्ते कर रही है तो ये तथ्य है। अगर उनको तमाम राष्ट्राध्यक्ष नमस्ते में जवाब दे रहे हैं तो ये भी एक तथ्य है। अगर एक राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के तो वो भी एक फैक्ट है। और अगर एक वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर एक 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 वेस्टर्न वो नरेंद्र मोदी के पैर छू रही तो वो भी एक तथ्य है। अगर इस्लामिक कंट्रीज में योग हो रहा है तो वो भी एक तथ्य है। अगर वहां प्राणायाम हो रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है तो वो भी एक तथ्य है। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अब तथ्य सामने है और ये सब आपने पहले तो कभी देखा नहीं। तो जाहिर सी बात है 2014 के बाद भारतीय संस्कृत को भारत के बाहर ले जाने के लिए हम नरेंद्र मोदी को श्रेय दे सकते हैं। और बाकी तो जिनको विरोध करना है वो करेंगे। प्रधानमंत्री जब शाम को रवाना हुए तो ये प्रवेश द्वार पर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उनका एक दृश्य था, और इस पर भी कई तरह के कमेंट हैं। कोई उनको किसी हीरो की तरह दिखने हुआ वाला बता रहे हैं। लेकिन एक और चित्र सोशल मीडिया पर वायरल था, वो ये था। प्रधानमंत्री और मेलोनी का एक पुराना फोटो है, और दोनों, मेलोनी तो ज़्यादा ही चहक रही हैं और नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। ये जो एक लगातार चर्चा चलती रहती है कि साहब नरेंद्र मोदी से बहुत इंस्पायर हैं मेलोनी, और जब G20 में आई थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की हंसी, एक जो उत्तेजना होती है किसी लीडर के प्रति, या तो सम्मान का भाव कह लीजिए, या वो उनकी बेहद इज्जत करती है और बहुत उसको लेकर के प्रदर्शन भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि उसको छिपाती हैं। तो ये वहां तक सीमित है, या जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें, मजाक और मीम और तमाम दूसरी चलती हैं, इनको अपना काम करने दें और उन दोनों राष्ट्र प्रमुखों को अपना देखिए काम करने दें? देखिए ये मेरा अपना मानना है कि अ, इसको अदरवाइज ना लिया जाए। पर मुझे चले ठीक है, कुछ लोग इसको मजाक का साधन बनाते हैं। आपने देखा हो नेहरू और लेडी माउंटबेटन को लेकर इस तरह की बातें होती थी। इंदिरा गांधी का नाम तमाम लोगों से जोड़ा जाता था। राजीव गांधी का जो, सब ठीक है। तब सोशल मीडिया नहीं, तब सोशल मीडिया है, जाहिर है तो ऐसी बातें ज्यादा होंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस समय इसको दर्शक बहुत नक्शल में समझ ले। पूरे यूरोप में और अमेरिका में दक्षिणपंथी बयार बह रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने है।
अभी आपने हॉलैंड में देखा, नीदरलैंड्स में देखा, जीट वाइल्डर्स को आपने देखा, उनके बयान देखे। आपने अभी 2 दिन पहले ली पेन की पार्टी को आपने देखा, उन्होंने मैक्रोन की पार्टी को साफ कर दिया यूरोपियन यूनियन में। आपने देखा कि जर्मनी में राइट विंग फोर्सेस ने चुनाव जीत लिया। आपने देखा ऑस्ट्रिया में जीत लिया। आप पोलैंड में देख रहे हैं उनकी राइट विंग गवर्नमेंट्स है, वो तैयार ही नहीं है बिल्कुल किसी भी इमाइग्रेशन, किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को जगह देने के लिए। आप और बाकी चीजें जाने दें जिनको एकदम स्वर्ग माना जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहां पे आप देखें राइट विंग फोर्सेस आ चुकी हैं। तो जितनी दक्षिणपंथी सरकारें आ रही और एकदम बयार बैरी जैसे मैंने कहा, कारण कारण ये है कि पिछले 35 साल से मध्य पूर्व में लगातार युद्ध चल रहा है। गल्फ वॉर से जो शुरू हुआ था लगातार चल रहा है। उस आप ईरान में चल रहा है, इराक में चल रहा है, लीबिया में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, यमन में चल रहा है, आप एकदम अफगानिस्तान में चल रहा है, तो चलता ही जा रहा है। तो बड़ी मात्रा में यहां से 35 साल में मुस्लिम शरणार्थी अमेरिका और यूरोप पहुंचे। और उसके बाद सबसे ज्यादा आसान उनके लिए ग्रीस और इटली जाना होता है। तो ग्रीस और इटली के जरिए पूरे अगर आप मैप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाए। और तो उसके बाद वो पूरे यूरोप पे फैल जाते हैं। अमेरिका भी बड़ी मात्रा में पहुंचे। जहां जहां ये पहुंचे तो बन के तो शरणार्थी पहुंचे, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन्होंने कानून बताना शुरू कर दिया। तो कोई कभी शरीयत लागू करने की मांग, तो कभी देश को इस्लामिक करने की मांग, तो शरीयत पे ट्रोल चल रहे हैं, तो बुर्का चल रहे, तमाम चीजें उन्होंने एकदम उस देश का कल्चर बदल दिया। तो 3.5 दशक बहुत लंबा समय होता है। तो इस 3.5 दशक में वो धीरे धीरे वहां पे एक इतना ज्यादा एग्रेशन आ गया, इतना आप गीट वाइल्डर्स की बातें सुने आप, जब जैसे आपके यहाँ ये अटैक हुए हैं आतंकवादियों के, देखिए वो किस तरह की उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा भारत अपनी बात को, और तुम्हारे बर्मा के मॉन्क्स ट्वीट कर रहे हैं, नूपुर शर्मा को भाजपा ने सस्पेंड कर दिया, पर गीट वाइल्डर्स ने उनके फेवर में ट्वीट किया। मरीन ली पेन जो कि फ्रांस में, आप उनके देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। आज मैंने अपने ट्विटर पे उनका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रही कि मैं अपने देशवासियों से पूछती हूँ, मुझे सिर्फ एक कारण बताया जाए कि हम दूसरी देश से आए हुए इन इस्लामिक शरणार्थियों को अपने देश में क्यों रहने दें। इन्होंने फ्रांस को तबाह करके रख दिया, और मैं सत्ता में आऊंगी सबको निकाल के बाहर फेंक दूंगी, और तमाम मस्जिदें बंद करो, बहुत कुछ कहती वो भी। तो बात सिर्फ इतनी है कि दक्षिणपंथ, और दक्षिणपंथ है क्या, आप समझे इसको। दक्षिणपंथ ये है कि साहब इतने जमाने से वामपंथियों ने दुनिया पर कब्जा कर रखा था, और वामपंथ की आड़ में इन्होंने खास तौर से इस्लामिक टेररिज्म को इस कदर बढ़ावा दिया, और मुस्लिम अपीजमेंट को, तुष्टीकरण को इस कदर बढ़ावा दिया कि धीरे धीरे, जैसा आप भारत में तमाम लोगों की फीलिंग्स देखते हैं जिसकी वजह से भाजपा सरकार आई, वो अलग बात है कि भाजपा सरकार आने के बाद भी तमाम लोगों को मानना है कि साहब जिस तरह का तुष्टीकरण के खिलाफ उनको अपेक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो उन्होंने नहीं किया। अब भाई नरेंद्र मोदी के सलाहकार बताते हैं, तमाम कारण बताते हैं कि साहब हमारे कई लाख, कई मिलियन लोग अरब कंट्रीज में काम करते हैं, उनसे इतनी विदेशी मुद्रा आती है, हम इतना ऐसा रुख नहीं ले सकते कि हमको सबको दिक्कत आ जाए। और हमें उनसे तेल भी लेना है, हमें उनसे गैस, आपको कतर से आपका 40% गैस आती है, आपको वहां से तेल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, आपके लोग भी वहां काम कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भी आ रही है। तो वो उन लोग की अपनी मजबूरियां हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। मैं ना उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो मैं दोनों में से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जो आपने अपना सोचे, इस पे हम लोग एक अलग प्रोग्राम रख सकते हैं मोदी ने क्यों किया। पर ये दक्षिणपंथी नेता पूरी दुनिया में उभर कर आए हैं, जाहिर सी बात है इनका आपस में आपको एक जुड़ाव, एक लगाव नजर आता है। आप इनकी बात कर रहे हैं, मेलोनी की बात कर रहे हैं, आप भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, और उनके साथ एक पूरा ज्वाइंट अधिवेशन किया था। तो ये विश्व भर की दक्षिणपंथी ताकतें जो कि वामपंथ और मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद से दुखी और परेशान हो चुकी हैं ओंकार जी, ये इन सब का आपस में आपको एक लूज सा गठबंधन नजर आ रहा है, जिसको आप कैसे भी देख सकते बिल्कुल सही आकलन है आपका अनुपम जी। हैं। आप ही का एक ट्वीट है, जरा उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। आपने लिखा कि चुनाव में सोपड़ा साफ होने के बाद सरजी की जेल में शुगर और वजन सब टनाटन है। ना आतिशी इंजेक्शन लेकर के जा रही है, ना आप ये केजरीवाल की हत्या की साजिश बता रहे हैं। चौथे चरण में चल रही जिस गंभीर बीमारी की टेस्टिंग के लिए
सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन मांगे जा रहे थे। कोर्ट की इजाजत के बाद भी वे टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। सारा ड्रामा क्या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए था, चुनाव के लिए था? नहीं सर, मैं क्या नहीं लगाया मैंने बताया सारा ड्रामा चुनाव के लिए था। उसमें क्या जी हाँ, नहीं है, जी। मुझे क्वेश्चन नहीं किया है। जी, मैं बहुत जी। श्योर हूँ सारा ड्रामा चुनाव के लिए था। इसको इस तरह समझे, जरा केजरीवाल के बयान से एक गंभीर बीमारी मुझे हो सकती है जो कि शायद चौथे चरण में। और सोचिए साहब, बीमारी आपको पता नहीं है, आपने उसका चरण भी डिफाइन कर दिया। कहते ना वो चौथे चरण से वो इशारा कर रहे थे कैंसर की तरफ, कि जो फाइनल स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता है। अरे कोर्ट ने कह दिया इनकी सारी टेस्टिंग कराई जाए। केजरीवाल ने टेस्टिंग करानी नहीं है, तो जिस टेस्टिंग के लिए 7 दिन मांग रहे थे भी कोर्ट ने इजाजत दे दी। तो केजरीवाल टेस्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। कौन जाके वहां रेडियो एक्टिव मशीन के नीचे लेटना चाहता है? कौन अपना सीटी स्कैन कराना चाहता है? कौन अपनी इस तरह की स्कैनिंग कराना, कोई नहीं कराना चाहता जिसको कोई बीमार। अब आपकी मजबूरी है तो आप जरूर जाएंगे, वरना इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को अपने शरीर में दाखिल कराना, आपको रेडियो एक्टिव मशीनों के नीचे लेटना किसी को नहीं पसंद है। केजरीवाल को भी नहीं पसंद है, ना वो जा रहे हैं। और वो जो आतिशी मार्लेना जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेके भाग रही थी, अरे साहब इंजेक्शन नहीं पहुंचा तो मर जाएंगे, मोटा सा पेट फुला के बाहर निकलते हो, कहते हैं 7 किलो वजन कम हो गया। तो कुल मिलाकर आपको तिहाड़ वाले बता रहे हैं आपका वेट बढ़ गया है, आपकी शुगर बढ़ती एकदम टनाटन है। संजय सिंह तो वेट बढ़ा के आया, उनकी तो बीपी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तिहाड़ जेल में अय्याशी कर रहे हैं सबके सब। और उसके बाद आपका ये इतना बड़ा ड्रामा कि साहब मुझे 7 दिन दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। अब तो कोर्ट ने कहा कि साहब इस टेस्टिंग के लिए आपको जमानत देने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं आपसे आपकी सारी टेस्टिंग होगी। केजरीवाल को कोई टेस्टिंग नहीं करानी, कोई ड्रामा नहीं। क्या चुनाव हार गए साहब, हार गए। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था साहब, उन्होंने लिखा किसी ने लिखा था कि साहब हमने दिल्ली की जनता को इतना कुछ मुफ्त दिया, उन्होंने वोट दे दिया भाजपा को। तो मैंने उसमें लिखा कि साहब भाजपा को वोट नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल नहीं दिया। वो तो केजरीवाल के बात पे वोट दिया। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे जेल में रखना चाहते तो ही हमें वोट ना दीजिएगा। तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि हम आपको जेल में रखना चाहते बिल्कुल सही बात है। आइए दूसरे विषय पे चलते हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्या टूटा? हालांकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि पंजाब में तो कोई हैं। गठबंधन था नहीं इनका। 13-13 सीटों पर दोनों लड़ रहे थे और यहाँ दिल्ली में 4 और 3 सीटों पर लड़े थे। लेकिन दिल्ली ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमको पानी दीजिए। आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने कहा कि हिमाचल से हमने मांगा है, हिमाचल को आदेश दिए गए 137 क्यूसेक पानी दे दिया जाए। अभी हिमाचल ने कह दिया कि नहीं हमारे पास तो पानी नहीं है, अतिरिक्त पानी नहीं है कि हम हरी दिल्ली को दे दें। तो ये मतलब इलेक्शन ओवर तो रिश्ता भी ओवर और लिहाज भी खत्म। अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमारे पास तो पानी नहीं है दिल्ली को देने के लिए। सब एक कानूनी बात आपको बता दूं, और अब थोड़ा सा मुझे नाराजगी भी है। ये मेरा और आपका काम नहीं है ये बातें बताना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है ये बातें बताना। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में पिटीशन ये डाली कि हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा, इन लोगों से कहा जाए कि हमको अतिरिक्त पानी दे दें। अपने हिस्से का पानी तो हजम कर चुके, अतिरिक्त पानी दे दें। और बाहर निकल के आतिशी मार लेना। इंटरव्यू जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो वो ये कहती हैं कि साहब हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। अंतर समझें, उनके हिस्से का पानी उनको मिल चुका है। ये मर्सी अपील है कि साहब हमको अतिरिक्त पानी दे दे, कोर्ट के ऑर्डर देके जो बहस है वो देके ये कह रहे हैं कि साहब अपने हिस्से का पानी तो हमारा लीकेज में चला गया। और लीकेज में कहां जा रहा है? देखिए ढेर सारे इंटरनेट पे वीडियो, जो आपने रोहिंग्या बस्तियां बसा रखी हैं वहां पर लोग पाइप काट के लीक कर रहे हैं, उनको तो फर्क पड़ता नहीं, उन्होंने अपना पाइप काट के लीकेज कर लिया। 1 गिलास पानी लिया और 1000 टन पानी उन्होंने बहा दिया नाले में, गंदे नाले में पानी बह, नहा रहे हैं बढ़िया। तो आप पिल्फरेज रोक नहीं पाए, इसीलिए कोर्ट ने आपको डांटा। एक चीज और देखें, कभी कभी लगता है कर क्या रहे हैं भाजपा प्रवक्ता। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कल झूठ बोलने के लिए डांटा है। कहा है कि आप सब कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, हम आप खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सोच के देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भाजपा सरकार के लिए कही होती तो अब तक न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग होती, द एपेक्स कोर्ट फाइंड्स बीजेपी गवर्नमेंट लाइंग इन द कोर्ट, इस तरह की कुछ हेडिंग होती।
कोर्ट सीधे कह रही केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है, आप इसको इश्यू नहीं बना रहे, आतिशी मार लेना, बाहर आके झूठ, एकदम सरासर झूठ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि साहब हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं मिला। आपको तो कोर्ट में भी ये बात उठानी चाहिए कि माय लॉर्ड, ये यहाँ पे कह रही है एक्स्ट्रा पानी और बाहर निकल के कह रही है हमको हमारे हिस्से का पानी मिला। दो तरफा ही एकदम झूठ बोल रही जाके, पब्लिक को भड़का रही। आप जब कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमको हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, तो आप दो प्रदेशों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न कर रही हैं, आप झगड़े लड़ा रही हैं आप, तो ये बहुत आप घटिया बातें हैं, आप समझ लें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों को और क्लियर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात रही गठबंधन की, तो साहब गठबंधन का तो ये हाल है, उस गठबंधन के तो कोई मायने थे नहीं कि साहब दिल्ली के लिए था तो पंजाब के लिए नहीं था, तो हाँ, तो इसका कोई मतलब है नहीं। हाँ, बात सिर्फ इतनी थी कि राहुल गांधी अपनी जेल जाने को नेशनल हेराल्ड मामले में इतना सशंकित, और सशंकित क्यों है? मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मैं दावा करता हूं तो उसके पीछे दलील देता हूं। नहीं, दलील क्या है? दलील ये कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया सुब्रमण्यम स्वामी ने, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, कहा साहब मुकदमा फर्जी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा नहीं नहीं मुकदमा फर्जी नहीं, मुकदमा एकदम सही है। आप हाईकोर्ट में अपील में गए, हाईकोर्ट का नहीं नहीं एकदम मुकदमा सही है, आपको कोई राहत नहीं दी जा सकती। आप सुप्रीम कोर्ट गए, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को राहत मिल जाती है, उस सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली, और आके आपको जिला कचहरी में अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी और जमानत लेनी पड़ी। आपको मालूम है कि ओपन निश्चित मुकदमा है वो, आपको मालूम है आप उसमें जेल जा सकते थे। तो इतने डेस्परेट, इतने परेशान हो चुके थे राहुल गांधी कि वो 15 दिन पहले वो अखिलेश यादव के प्रवक्ता आपको मंद बुद्धि मूड बालक कह रहे थे, आपने उनसे समझौता किया और आपके लिए काम भी हो गया। केजरीवाल आपकी माँ को घसीट के थाने में ले जाने की बात कर रहे थे, आपने उनसे समझौता कर लिया। केजरीवाल ने कहा यहां करेंगे वहां नहीं करेंगे, आपने वो भी मान लिया। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, केजरीवाल ने कहा हम 4 सीट लेंगे तुमको 3 सीट देंगे, आपने वो भी मान लिया। उसका 4 सीट और 3 सीट के बाद भी जब केजरीवाल हार गए तो उन्होंने कांग्रेस को लात मार दिया, तो आपने वो भी मान लिया। तो मतलब इतनी बेचारगी, इतनी बेबसी, क्यों साहब हम जेल ना चले जाए। ममता बनर्जी आपको गाली दे रही हैं, कह रही कि घमंड है तो 40 सीट नहीं जीत सकते, क्या क्या नहीं कहा ममता ने। आपने तो चुनाव के बाद एक बार ममता से ये तक नहीं कहा कि दीदी आप कह रही थी 40 सीट नहीं पाएंगे, हम तो 99 सीट ले आए। आपकी इतनी हिम्मत तक नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं कि आप अपने आपको आप आपके भरोसे आपने पप्पू यादव को अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया, कहा हम तुमको टिकट देंगे, और फिर बाद में वही टिकट आपने, वही जगह आपने उठा के राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया। समझौते में लालू यादव ले लिया क्योंकि उन्हें पप्पू यादव को विरोध करना था, आप उसका भी कुछ नहीं कर पाए। तो सबके सामने आप सरेंडर करके बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि साहब हम जेल न जाए। और दुर्भाग्य ये है कि सारे सरेंडर के बाद भी आप नरेंद्र मोदी को तीसरी बार आने से रोके। मुझसे लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं आ रहा है, ये किसका बयान है? तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साहब ये जो हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा है, वो ऐसा नहीं है कि अपने इनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, या हरियाणा नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा है। आप अपने हिस्से का पानी रोहिंग्या बस्तियों में बहा चुके हैं। आप चाहते हैं कि ये प्रदेश अपना पेट काट के आपको पानी दे, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश ने आपको मना कर दिया। एक अगला मसला है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा का। पुलिस कोर्ट पहुंच रही है एक वारंट के लिए कि साहब गिरफ्तारी करनी है, और केस भी अजीबोगरीब है। केस भी ऐसा है, जो आरोप लगाया गया है उस तरह के आरोप और कम से कम 50 लोगों पर लगे हुए हैं। ऐसे आरोप लगा करके अगर आप येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर भी लेते हैं, तो ये कांग्रेस सरकार के लिए क्या उसी तरीके से भारी नहीं पड़ जाएगा जैसे जगन मोहन रेड्डी पर पड़ा था जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया था? देखिए, सारे मामले राहुल गांधी से जुड़े हुए। कांग्रेस भाजपा को बताना चाह रही है कि साहब आप हमारे नेता को अगर परेशान करेंगे तो हम आपके नेताओं को जेल भेज देंगे। ये बड़ा दिलचस्प केस है, जरा इसको जाने। इसको इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले भी ट्वीट किया था, आज फिर ट्वीट किया। एक महिला आती है और वो अपनी 17 महीने और 17 साल और 8-9 महीने की लड़की है, यानी अगर 2 महीने बाद की बात हो तो बालिग हो जाएगी। उसको कहती है कि साहब इन्होंने हैरेस किया था, चूंकि नाबालिग है, 18 से अगर आप एक दिन कम है तो आप नाबालिग, तो आप पे पॉक्सो लग जाता है।
दुर्भाग्य की कांग्रेस फंसाने के लिए कोई कायदे का मामला नहीं तैयार कर पाई। जिस महिला को वो लेके आए, उस महिला ने अपनी उसी लड़की के माध्यम से 54 लोगों पे मुकदमा कर रखा है। मैंने ट्वीट किया आज इसे। 54 लोगों पे उसने यौन शोषण, यौन प्रताड़ना का मुकदमा लगा रखा है। येदियुरप्पा 55वें। अब आप सोच लें, अगर आपसे कहा जाए, मतलब मैं हंसना नहीं चाहता इस मामले पे, गंभीर मामला, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जिस 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 महिला ने आप, अच्छा उस महिला की भी लंग कैंसर से डेथ भी हो गई है। अब वो बच्ची बची है, बच्ची मान लें, जो भी एडल्ट मान ले, जो भी मान ले, शायद अब तक तो बालिग भी हो गई होगी, लेकिन अब वो एक 18 साल की लड़की बची, महिला की लंग कैंसर से डेथ हो गई। आज साहब उसका पूरा हिस्ट्री शीट निकला। आपको वो महिला मिली थी आरोप लगवाने के लिए जो ऑलरेडी 54 लोग को एक ही मामले में फंसा दी। 81 साल के हो गए येदियुरप्पा। मतलब बहुत मुझे लगता है कि ये दांव भारी पड़ेगा इनका। लेकिन ओंकार जी, फिर वही बात, क्या भाजपा के किसी प्रवक्ता के मुंह से आपने ये बात सुनी कि येदियुरप्पा पे मुकदमा चलाने वाली महिला 54 लोगों पे यही मुकदमा चला चुकी? बिल्कुल सही बात है। और जब हम भाजपा की या भाजपा प्रवक्ता या लीडरशिप की बात करते हैं, तो साहब पश्चिम बंगाल भी याद आता है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद जो हिंसा हुई थी। उस समय भी लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाकर के शरण लिए हुए थे। और फिर लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हिंसा चल रही है, लगातार वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, घायल किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और क्या तृणमूल कांग्रेस का पूरा कैडर, पूरे जितने भी इनके समर्थक गुंडे हैं, वो इस तथ्य को समझ चुके हैं कि साहब कुछ भी कर लें हम यहाँ पर, कितने भी अत्याचार कर लें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रही। ममता बनर्जी है ना संरक्षण देने के लिए। तो ये जो स्थितियां, परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में निर्मित हो रही हैं, पैदा हो चुकी हैं, ये आगे के लिए तो और भी घातक होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं के लिए भी। देखिए साहब, 1 दर्जन से ज्यादा हाईकोर्ट ऑर्डर्स हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। कई बार हाईकोर्ट कह चुका है, आप गवर्नर की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्टिंग है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इस पे लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अगर अब भी नरेंद्र मोदी की सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि आपके वोटर, आपके कार्यकर्ता, आप सोचिए सोचिए, राहत शिविरों में रह रहे हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं। अब ऐसे, अच्छा कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो गृह मंत्री से कोई बयान भी नहीं सुना इस मामले में। मैंने तो गृह मंत्री को ये तक कहते नहीं सुना कि हमारी पश्चिम बंगाल पे बड़ी सख्त नजर है। इतना ही कह दिया होता सर। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब भी अगर इन्होंने कोई कठोर कार्रवाई हाथ में नहीं ली, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में चुकाना पड़ेगा। और एक चित्र मेरी नजरों के सामने पड़ा था, बल्कि वीडियो था। शपथ समारोह था आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और तमिलनाडु से संबंध रखने वाली ये लेडी जो हैं, गुजर रही थी स्टेज से अमित शाह के सामने से। और अमित शाह ने इनको टोका, वापस बुलाया और काफी नाराजगी भरे स्वर में उनसे बात करते हुए देखे गए। बताते हैं कि इन्होंने अन्ना मलाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। और ये जानकारी मिली है कि अमित शाह ने दो टूक इनको कह दिया है कि अन्ना मलाई ही तमिलनाडु में बॉस हैं, उनके बारे में कोई भी लूज टॉक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी ओंकार जी, लेकिन अगर इतना पब्लिकली उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता, और अन्ना मलाई को मैं कार्यकर्ता कहता हूँ, अगर कार्यकर्ता हो तो अन्ना मलाई जैसा हो, तो साहब वो, अगर आपने अन्ना मलाई आने वाले दिनों में देश में एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे। ये कुछ कुछ मेरी भविष्यवाणी भी है, और सही पूछे तो कुछ कुछ मेरी इच्छा, शुभेच्छा भी है। बहुत कम ऐसे नेता मैंने देखी हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हूँ। और मैंने उनके इंटरव्यूज तो देखिए, बहुत लंबा समय हो गया मुझे भी पत्रकारिता में। मुझे मालूम है कि लोग टीवी पे क्या कहते हैं और असल जिंदगी में क्या होते हैं।
लेकिन मैंने अन्नामलाई पे बहुत काम किया है और अच्छी तरह से देखा है। बात इस बात की नहीं कि उन्होंने कितने वोट दिला दिए या नहीं दिला दिए। अन्नामलाई के बारे में मैं एक छोटी-सी बात कहता हूँ। आईएएस, आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले बहुत लोग हुए हैं। आपकी दिल्ली में उदित राज जी देख लें आप। अन्नामलई ने जब नौकरी छोड़ी थी तो राजनीति में आने के लिए नहीं छोड़ी थी। एक छोटे से एनजीओ से जुड़ के अपने गांव में काम करने के लिए जोड़ी थी और राजनीति में उनको बाद में लाया गया। वो आए नहीं तो उनको राजनीति में पकड़ के लाया गया। मैंने जीवन में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम देखे हैं जहां देश का टॉप जॉब छोड़ के आदमी गांव में जाकर खेतों में किसानों के साथ किसी एनजीओ के माध्यम से काम करने लगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अन्नामलई राजनीति के लिए आईपीएस छोड़ के नहीं आए थे। मतलब बहुत शानदार आदमी है और अगर उनके लिए किसी से अन्यथा बातें कही हैं तो मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि गृह मंत्री ने इसको बहुत सीरियसली लिया। जी, मैं अभी तलाश कर रहा था कि इन लेडी का नाम क्या है। ये सुंदर राजन है, जिनको तमिलनाडु में चुनाव लड़वाने के लिए गवर्नर पद से इस्तीफा देने को कहा गया था। और इसमें ये हेडलाइन भी है अमर उजाला की, भाजपा नेता सुंदर राजन को डांटते दिखे अमित शाह, डीएम के नेता ने साधा निशाना, बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण। और वही मसला है, अन्नामलाई के बारे में इन्होंने कुछ गलत बयानी की थी और अमित शाह ने उनको बुला करके ठीक से समझा दिया कि तमिलनाडु में अन्नामलाई ही बॉस हैं, उनके बारे में कोई भी गलत बयानी स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।